हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम वाण विचार के प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें से 3 वीडियो हमने प्रश्न हल कर लिए हैं। आज का वीडियो है 50 के ऊपर ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, BSTC 2018 में निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड हैं। यहाँ पर एक अशुद्ध अक्षरिक खंड बताना है, जो कि आपको यहाँ पर पता चल रही है। सभी संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं चारों। क और श से मिलकर क्ष बनता है, बिल्कुल सही है। त और र से मिलकर त्र बनता है, ये भी सही है। श और र से मिलकर श्र बनता है, तो ये तीनों सही है। अशुद्ध बताना है, मतलब ये 3 तो शुद्ध हैं। तो अशुद्ध कौन सा है यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन सी। इसका क्या कारण है? ग ये अपन इसको क्या बोलते हैं? गे से ज्ञानी ऐसे बोलते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि गे नहीं होता है, ये क्या होता है? ज्य। इसका उच्चारण बोलते हैं अपन, उच्चारण बोलना चाहिए सही से। ज्य ये बनता है ज, और इसी के 5वां वर्ण होता है ञ, इससे मिलकर, और अ इनसे मिलकर बनता है। और इस अ को इसमें मिला देते हैं तो ये हलंत हट जाता है। ज, एक बार फिर देख लो, ज और ञ इनसे मिलकर बनता है ये से ज्ञान जिसे बोलते हो आप। और ये ज और ञ, इसका उच्चारण कैसा होना चाहिए? ज, न कि गे। लेकिन क्या करें, शुरू से पढ़ते गे आ रहे हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा, क्योंकि ग और ये से मिलकर ये नहीं बनता है अक्षर खंड, ये अशुद्ध हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। क वर्ग, क च ट त प वर्ग, 5 वर्ग है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 के 5 × 5 25। तो ये आया महिला पर्यवेक्षक आयोजित परीक्षा 2016 में। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? ये छात्रावास अधीक्षक 2008 में एग्जाम में आया है। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 2 प्रकार पे किया जा सकता है। प्रमुख रूप से कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। कौन कौन से? एक तो अपन उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम जिस प्रश्न पर अगर व्याख्या करने की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या करेंगे, और जो क्वेश्चन नॉर्मल होगा, मतलब उस पर कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? यहाँ पर पूछा क्या है? सघोष व्यंजन क ख। तो सघोष में बता दो आपको, उसके बाद आप उत्तर अपने आप निकाल लोगे। आपको पता भी वैसे सघोष अब तो पता ही चल गया होगा, ठीक से वीडियो देखे होंगे आपने तो जरूर पता चल गया होगा। तो देखो, सघोष व्यंजन वो होते हैं जिसमें क्या होता है? वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, ये र ल व ह और सभी स्वर। अब देखो यहाँ पर स्वर तो कहीं पर है ही नहीं, ये र ल व ह मैंने बोला, तो ये र ल व ह, तो इसका ऑप्शन बी। और तीसरा, चौथा, 5वां देख लेते हैं इनको भी। क ख वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है। त थ ये भी त वर्ग का पहला दूसरा है, और प फ ये भी प वर्ग का पहला दूसरा है। तो इस प्रकार ये र इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन बताना है। अब देखो, यहाँ पर सघोष पूछा था, यहाँ पर अघोष। दोनों एग्जाम में आए हैं, तृतीय श्रेणी एक शिक्षक भर्ती 2012 में। तो देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखो, हमें क्या बताना है यहाँ पर? अघोष व्यंजन। तो ये र ल व ह ये तो बताया था अभी मैंने, किस में आते हैं? ये आते हैं सघोष में, तो ये तो नहीं होंगे। और वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, तो देखो यहाँ पर न तो 5वां वर्ण है, तो ये भी सघोष में आता है। इस प्रकार ये भी नहीं होगा। ये भी ड भी तीसरा वर्ण है ट वर्ग का। तो इस प्रकार श और स ये दोनों किस में आएंगे? अघोष में। अघोष में कौन कौन से आते हैं? आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अघोष में कौन से आते हैं। सघोष में तो आते हैं ये र ल व ह और सभी स्वर, और आते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। जबकि अघोष के अंदर आते हैं पहला, दूसरा वर्ण वर्ग का, और श श स, यानी कि 13 वर्ण आते हैं जो अघोष में होते हैं। तो इस प्रकार श श अघोष हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? मूल स्वर बताना है। अ इ उ री बताए थे मैंने, तो उ इसमें मूल स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, ये
संयुक्त स्वर हैं और ये भी संयुक्त स्वर है। ये भी 2012 में आया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। हमें यहाँ पर भी महाप्राण वर्ण पूछे गए हैं, तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग का वर्ण वो होता है महाप्राण, और श श श ह ये महाप्राण में आते हैं। तो इस प्रकार 14 वर्ण होते हैं जो महाप्राण में आते हैं। तो देखो वर्ग का दूसरा चौथा देखते हैं, ख घ, तो ख दूसरा है, घ चौथा है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब इनको भी देखते हैं ये क्यों नहीं है, क वर्ग का पहला है, च भी वर्ग का पहला है, ये र ये इसमें अल्पप्राण में आते हैं, त द, तो त और द ये क्या है, वर्ग का पहला तीसरा, तो ये भी अल्पप्राण में आते हैं। इस प्रकार ये तीनों तो अल्पप्राण और ये है महाप्राण, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अब देखो वहाँ महाप्राण पूछा, यहाँ अल्पप्राण है। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में देख लो, एक ही परीक्षा से कितने सारे प्रश्न आए हैं इसी बिंदु से, इसी टॉपिक से। तो देखते हैं अल्पप्राण वर्ण कौन से, तो मैंने बताई दिया आपको। तो अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा देखते हैं यहाँ पर, ये र ल व में से है क्या, और ये स्वर है क्या। तो देखते हैं यहाँ पर क ग पहला और तीसरा वर्ण होता है, तो इसका भी सही हो जाएगा ऑप्शन ए। त और थ, त पहला होता है लेकिन थ क्या होता है, दूसरा होता है, इसलिए ये अल्पप्राण में नहीं आएगा। त तो अल्पप्राण है लेकिन थ महाप्राण है। इसी प्रकार फ दूसरा और ये चौथा, तो ये महाप्राण है दोनों ही, थ और छ ये भी दोनों महाप्राण है। ऑप्शन ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। तो मैंने अच्छे से कल बताया था आपको, पिछले वीडियो में देखा होगा। नासिक के वर्ण तो है नहीं, ये मूर्धन्य में ऋषि वाला स्वर आता है, और ओष्ठ्य में स्वर कौन सा आते हैं, उ, तो कंठ तालव्य हैं। कंठ तालव्य समझ में आया ना, कंठ क्यों, अ कौन सा स्वर होता है, कंठ, और ई कौन सा होता है, तालव्य, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ए। इसी प्रकार ऐ बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। देखो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये बहुत मेहनत करके लाया हूँ इन प्रश्नों को आपके लिए। देखते हैं, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न को समझिए, स्वतंत्र रूप से उच्चरित जो ध्वनियाँ होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो देख सीधा सा प्रश्न है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर बोलते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं, और स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हम वर्ण बोलते हैं। ध्वनि क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखो स्वर बोलेंगे इनको, क्या होगा, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को बोलेंगे हम स्वर। छात्रावास अधीक्षक में आया हुआ प्रश्न है, ये भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न है, सॉरी थर्ड ग्रेड में 2012 में, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अब यहाँ पर अघोष व्यंजन पूछा है, तो अघोष व्यंजन ही बताना है हमें, अघोष वर्ण नहीं पूछा है, अघोष व्यंजन। हालांकि इसमें स्वर तो दे ही नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं अघोष व्यंजन बताना है हमें। और व्यंजन कौन से होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, तो अघोष व्यंजन बताने हैं। अघोष में कौन सा होता है, पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और श श श। तो देखो त और थ वर्ग का पहला दूसरा है, तो ये इसका अघोष वर्ण है, सॉरी अघोष व्यंजन है, वर्ण नहीं, अघोष व्यंजन ही पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम बाकी ऑप्शन पर भी चर्चा करते हैं, न और ब क्यों नहीं है। तो देखो न कौन सा होता है, वर्ग का पांचवा, और तीसरा चौथा पांचवा किस में आता है, षघोष में। इसी प्रकार ब कौन सा होता है, वर्ग का चौथा होता है, प वर्ग का, तो ये भी नहीं आता है। ट और ड, वर्ग का ट तो पहला होता है, लेकिन ये तो मतलब अघोष है, लेकिन ड कौन सा होता है, ड वर्ग का तीसरा होता है, और तीसरा चौथा पांचवा षघोष में आते हैं। इसी प्रकार ये र ल व ह भी षघोष में आते हैं। तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम बताना है। अब हमें ये तो पता है कि अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, लेकिन क्या इनका सही क्रम पता है, बहुत सौ को नहीं पता होगा। तो इनका सही क्रम भी पूछा जा सकता है, कई बार उल्टा क्रम भी आरो एवरो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें तैयार रहना है। तो देखो सही क्रम होता है, क वर्ग का पहला आता है ंग, तो ये न न न ये म, तो ये गलत है। देखो क वर्ग का पहला होता है, क वर्ग का सॉरी पांचवा होता है ंग, तो ये तो सही है, लेकिन इस वजह से च वर्ग आता है सेकंड नंबर पर, तो च वर्ग का ये होता है पांचवा। तो ये कौन से में देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, ङ य ण न म। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ङ य ण न म। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। समझ में आया होगा प्रश्न, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2014 में। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं। तो श ध्वनि मूल शब्द है क्या, पहली बात तो देखो शब्द तो है ही नहीं श, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। घोषवर्ण, घोषवर्ण में आपको पता है हम जब भी घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण के टुकड़े करते हैं, हम इनमें वर्गीकरण करते हैं।
तो उसमें केवल मूल स्वरों का और मूल व्यंजनों का ही वर्गीकरण किया जाता है, बाकी को नहीं किया जाता है। और श तो मूल वर्ण होता ही नहीं है। श कौन सा वर्ण होता है? श तो संयुक्त वर्ण होता है, जो कि क और श इससे मिलकर बना होता है ये श। तो ये तो कौन सा होता है? संयुक्त वर्ण होता है। कई बार इसको ऐसे भी दे देते हैं, इसको भी हलंत कर देते हैं और यहाँ पर अ लगा देते हैं, तो ये भी सही है और वो भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण होता है क्ष। और तालव्य तो होता ही नहीं है, ये भी पता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बताना और यहाँ पर संयुक्त वर्ण, तो एक ही बात है। संयुक्त व्यंजन ये था। इसी प्रकार यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड। ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो स्पर्शी व्यंजन है। मूल व्यंजन भी है। और क्री, ये में क में ऋषि ऋषि वाली मात्रा लग गई है अभी, तो ये तो कौन सा है? ये भी नहीं है संयुक्त। ड, ये भी नहीं है। ड और ड तो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, एक ही है। तो इस प्रकार गे संयुक्त वर्ण है। वो क्यों? ये दो वर्णों से मिलकर बना है। ज मैंने अभी चर्चा की थी, और ये इनसे मिलकर बना है, और अ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं ऐसा करता हूँ, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य व्यंजन बताना है हमें यहाँ पर। और तालव्य क्या होता है? तालव्य की ट्रिक बताई थी मैंने, ईचु शयानाम तालव्य। अब ईचु शयानाम यहाँ तो स्वर तो दे ही नहीं रखा, और बताना भी व्यंजन ही है हमें। तो देखो, च वर्ग के जो वर्ण होंगे और श ये होते हैं अपने तालव्य। एक तो ये श, ये और च वर्ग और ई। तो देखो यहाँ पर च वर्ग का है क्या? कौन सा? च छ ज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। त कौन से वर्ग का है? तो त होता है दंते। इसी प्रकार प होता है ओष्ठ्य और ब भी होता है ओष्ठ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो देखो, पंचांग शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें जो सही ध्वनियाँ हैं, ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सी हैं? तो देखते हैं। पंचांग, पंचान्य, पंचांग, पंचांग। तो यहाँ पर देखिए, देखो ये पंचान्य, ये तो है ही नहीं, लग रहा है ना आपको भी। इसी प्रकार ये पंचांग, ये हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा मैं। ये भी नहीं है इसका। और एक ये पंचाड़, ये ड़ तो होता ही नहीं है, ये 5वां वर्ण थोड़े होता है किसी का। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में से ही होगा। अब मैं देखते हैं कौन सा होगा। देखो क्या होता है इसमें पंचांग में, जो ये 4 है ना, ये च, तो इसका 5वां वर्ण देखना है हमें। अब च का 5वां वर्ण कौन सा होता है? च का 5वां वर्ण तो होता है ये, न कि न तो किसका होता है? त वर्ग का 5 होता है न। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इस च से पहले कौन सा आना चाहिए? च का 5वां वर्ण। तो 5वां वर्ण क्या होता है? ये। और ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? इसमें भी है, लेकिन ये न की वजह से गलत है। तो इस वाले में है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये ड की वजह से गलत है। तो देखो, सी ऑप्शन में हमें च का 5वां मिल रहा है। इसी प्रकार आगे वो कौन सा वर्ण आ रहा है? ग। और ग का 5वां कौन सा होता है? ङ। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पंचांग शब्द का उच्चरित ध्वनि का लेखन में सबसे उपयुक्त ये हैं सी। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? प्रश्न में पूछा गया है, नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है 2011 में। तो देखो, सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। तो देखो मैंने बताया था द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं। द्वित्व वर्ण वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं और अल्पप्राण होते हैं हमेशा। तो च भी अल्पप्राण है और दो बार आ रहा है, च का प्रयोग 2 बार हो रहा है, तो सच्चा इसमें द्वित्व है। इसी प्रकार कुत्ता, इसमें भी त वर्ण 2 बार आ रहा है और त वर्ण अल्पप्राण ही होता है, ये भी पता है आपको। इसी प्रकार बग्गा, ग वर्ण भी 2 बार आ रहा है और अल्पप्राण होता है, इसलिए इसका तीनों तो कौन से हो गई है? द्वित्व। और अपन से क्या पूछा है? नहीं है। तो द्वित्व का प्रयोग इसमें सी ऑप्शन में नहीं है, बलगा। ल और ग मिलकर दोनों एक जैसे भी नहीं है, और ल और ग मिलने से कौन सा वर्ण मिला है हमें यहाँ पर? द्वित्व नहीं, संयुक्त वर्ण। इसको भी हम संयुक्त वर्ण बोलेंगे, ल और ग। संयुक्त वर्ण में वैसे मुख्य रूप से तो 4 ही माने जाते हैं। वैसे तो पहले मूल रूप से 3 ही माने जाते थे, श, त्र, गे, लेकिन स्र को भी मानते हैं, इसलिए 4 ही माने जाते हैं। लेकिन ये ल, ग, ये भी अपन संयुक्त वर्ण ही मानते हैं इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? एक बात गलत है और बाकी 3 सही हैं। ध शगोश महाप्राण और दंते हैं, तो ध का उच्चारण स्थान दंते होता है और ध महाप्राण भी होता है। क्यों? चौथा वर्ण है। शगोश में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, महाप्राण में दूसरा, चौथा आता है, तो ये सही है। इसी प्रकार च अघोष है। देखो, अघोष में कौन सा आता है? पहला, दूसरा वर्ग का, तो च पहला वर्ण है, ये भी सही है। अघोष। तालव्य है, ईचुष्यानाम तालव्य, तो ये भी है तालव्य। अल्पप्राण है, अल्पप्राण में कौन सा आता है? पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये पहला भी है च वर्ग का, इसलिए ये अल्पप्राण भी है, तो ये भी सही है। इसी प्रकार ख कंठे हैं,
अकु विसर्जनयानम तो क वर्ग का है खंटे हैं, ये भी सही है। महाप्राण में दूसरा चौथा आता है तो ख दूसरा है, ये भी महाप्राण भी है। अघोष, अघोष में कौन सा आता है, पहला दूसरा, तो देखो अघोष भी है सॉरी ख, तो ये भी है। तो इस प्रकार अपने बी ऑप्शन में देखते हैं, बी में क्या है, ब सगोश है। देखो सगोश में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, और प फ ब, तो ये तीसरा तो है सगोश है, बिल्कुल सही है। ओष्ठ है, क्या ब को ओष्ठ से बोला जाता है, बिल्कुल सही है। प फ ब ब होठ से ही बोले जाते हैं ये भी है। महाप्राण, लेकिन महाप्राण नहीं है, महाप्राण में कौन सा आता है, दूसरा चौथा, और ये ब कौन सा है, वर्ग का तीसरा, प फ ब। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न कल भी आया था वीडियो में, देखा होगा आपने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। देखो एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हमें र के कई प्रकार से प्रयोग होते हैं, मैं बता दूं आपको। एक र है, जैसे अपन लिखते हैं क्रम, तो इस क्रम में जो र होता है ना, वो र पूरा होता है। क्यों, इसमें होता है क तो आधा होता है और र पूरा होता है और म, इस प्रकार होता है ये। इसी प्रकार एक आता है जैसे ट्रक ही है, तो इस ट्रक में क्या होता है, ट तो होता है आधा, र होता है पूरा और क होता है पूरा। अब देखो इसमें क्या होता है, जो भी पूरा होता है ना वो हमेशा नीचे लगता है, और जो आधा होता है वो हमेशा ऊपर लगता है। ये पहचान रखना आप तो ध्यान अच्छे से, इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा। आधा होता है वो तो हमेशा ऊपर लगता है, और जो पूरा होता है वो नीचे रहता है। तो जो आदमी पूरा होता है वो तो विनम्रता से नीचे नीचे स्थित रहेगा, नीचे रहता है विनम्र भाव वाला। जो आदमी पूरा होता है, जो आधे अधूरे होते हैं, जो ऐसे बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊपर छाते पे बैठते हैं, इसलिए ऊपर वाले आधे होते हैं। इस प्रकार ध्यान रख सकते हो आप। तो देखिए ट्रक में भी क्या होता है, ये वाला र होता है जो क्रम में होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये ट को अपन हलंत ऐसे लिखते हैं ना, अब ये वाला ऐसे र लगाते हैं, ऐसे हो जाता है ये। तो इस प्रकार ट्रक में तो पूरा र है। त्राटक, इसमें भी क्या है, त्राटक, ये त और इसकी ये र लगा हुआ है ऐसे, तो इस प्रकार ये भी पूरा है और ये भी पूरा है। शत्रु, ये भी त्रु, तो ये भी पूरा है। तो पुंड निर्माण में क्या है, आधा। हमसे क्या पूछा है, स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं हो जिस र में, तो वो है पुंड निर्माण में। क्यों, क्योंकि निर्माण के ऊपर जो र लगा हुआ है और माँ के ऊपर भी जो र लगा हुआ है, इसे आधा बोलते हैं हम। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। अस्वर का उच्चारण स्थान है कंठे, में पता ही है, अको विसर्जनयानम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, 2014 में। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। कंठ तालव्य स्वर बताने, ए ओ, ए आई, ए औ, ए ओ, ए उ, उ उ। देखो कंठ तालव्य वो होते हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, और कंठ और तालु से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कंठ से अ बोला जाता है और तालु से ई बोला जाता है, और इन दोनों से मिलकर ही बनते हैं ए आई। तो इस प्रकार कंठ और तालव्य होते हैं ए आई। ए ओ क्यों नहीं है, ओ किसका है, कंठोष्ठ, जबकि ए तो कंठ तालव्य सही था, लेकिन यहाँ पर भी ए कौन सा है, कंठ तालव्य, लेकिन ओ ओनली ओष्ठ। इसी प्रकार ओ क्या है, कंठोष्ठ और ओ ओष्ठ। इस प्रकार समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ध्यान से समझिए इसको, स्पर्श व्यंजनों की बात की जा रही है, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में। तो देखो एक घुमाया है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है, 5 ही होगा इसका उत्तर। क्या होगा, 5। अब कैसे होगा 5, में समझाऊँ आपको। स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, 5 वर्गों में होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 होते हैं ना। तो ये 5 ही तो उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से बांटते हैं। क वर्ग को बोलते हैं कंठ, इसी प्रकार च वर्ग को बोलते हैं तालव्य, इसी प्रकार ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य, और इसी प्रकार त वर्ग को बोलते हैं दंते, और इसी प्रकार प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठे। तो ये उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, 5 हो गए ना, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंते। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया ना प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर भी चर्चा करते रहेंगे। ऐसे पहले हम किसी भी टॉपिक पर प्रश्न हल करेंगे, और पुराने जो एग्जाम में प्रश्न आए वो भी हम लाएंगे। तो इससे क्या होगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत तैयारी हो जाएगी अपनी, और किसी भी एग्जाम में हम क्लियर कर पाएंगे, उसको फाइट कर पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। बहुत सीधा प्रश्न है, आप बोल कर ही देख लोगे। ये तो ल ब द ख, तो देखो होठ से कौन से बोले जाता है, प फ ब भ म। तो नीचे का होठ काट दिया जाए तो हम अपन ब शब्द को नहीं बोल सकते हैं, सॉरी ब वर्ण को नहीं बोल सकते हैं, ल को भी बोल सकते हैं, होठ काट रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता ल। क्यों, ये तो पार्श्वी के बगलीय वर्ण है। ध भी दंते हैं, इसको बोल सकते हैं, होठ से कोई संबंध नहीं है ध का। ख, इसका भी होठ से संबंध नहीं है, कंठे हैं, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर ब। राजस्थान पुलिस में आया है ये भी एसआई में। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, आरजू, खसरा, पढ़ाई, जयफर। कितना इजी प्रश्न है। उत्क्षिप्त ध्वनि में आपको बता चुका है, ड ढ
तो यहाँ पर किसी में कंफ्यूज करने के लिए कम से कम ये ड डमरू वाला और ड ढक्कन वाला तो देना चाहिए था, कहीं पर दिया ही नहीं। एक ही जगह ड, ये ड और ये ड, ड और ढ, इन दोनों को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें फेंके हुए ताड़नजात प्रकंपित कई नामों से जाना जाता है। प्रकंपित नहीं, लुंठित, प्रकंपित वो तो र होता है, सॉरी, प्रकंपित और लुंठित तो। हाँ, अब इसको देखते हैं संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। देखो मूल वर्ण कितने होते हैं मैंने बताए थे 44, और संयुक्त को छोड़ो कैसे भी करो, मूल वर्ण आ रहा है ना जहाँ पर, तो मूल वर्ण तो 44 होंगे, जिनमें भी ध्यान रखना मूल स्वर पूछे जाए तो 11, और मूल वर्ण पूछे जाए, सॉरी, मूल व्यंजन पूछे जाए तो 33, और मूल वर्ण पूछे जाए तो 44। अब संयुक्त को छोड़ो या पकड़ो, कैसे भी मूल वर्ण आ जाए जहाँ पर भी 44 लगा देना आप तो। अब चलो ऐसे पूछ ले संयुक्त को जोड़कर मूल वर्णों की संख्या, तब कितने होंगे? संयुक्त को जोड़ेंगे तो संयुक्त स्वर होते हैं 4, मैंने बताए थे भी, क्ष त्र गे स्र, तो 4 और 44 कितने हो जाते हैं? 48। संयुक्त को जोड़कर कुल पूछी जाए तो 52। अब ये 4 कौन से बढ़ते हैं 52 में? 48 तो ये हो गए, तो 4 बढ़ते हैं अंग अह अयोग वा 50, और 2 बढ़ते हैं उत्क्षिप्त वाले ड ड, इस प्रकार 52 हो जाते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखो प फ ब भ म, मूर्धन्य ध्वनि की ट्रिक बताई थी, ऋतु रसाना मूर्धन्य, री से ऋषि वाला आना चाहिए, ट वर्ग आना चाहिए, और षटकोण वाला आना चाहिए। कौन से में? ट वर्ग, ये रहा ट ठ ड ढ, अपने को सीधा सीधा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी को आप जानते ही हो, मैं बताऊं फिर भी। ओष्ठे, ये तालव्य हैं और ये दंते हैं। गे किसके योग से बना? ये गे बार बार आता है, देखो कितनी बार आ गया, इस 2-3 बार, इसका अपन ने 2 बार पहले चर्चा कर ली, तीसरी बार आ गया। जग नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। ज अ, इससे तो जय बनेगा, ग ये तो गए अलग ही हो गया, ज ये यहाँ पर भी डंडा खींचा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। आपने समझ ही लिया, इसको बार बार समझाने क्या मतलब है। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करते हैं? जीभ दांत का स्पर्श करते हैं, आप बोल के देख लिए। क, क्या दांत से स्पर्श कर रही है जीभ? नहीं। च में कर रही है? नहीं, च से तालू से कर रही है। और प में होठ, तो इस प्रकार त से अपनी जीभ है ना, वो दांतों को स्पर्श करती हैं त वर्ग में, सभी में, त थ द ध न, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन बताने हैं, ध्यान रखना। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? इचुसे नाम च वर्ग का आ जाएंगे, इसमें च छ ज झ ही है पांचों। क ख ग कंठ है, प फ व होष्ठे, ट ठ ड न मूर्धन्य। बार बार प्रश्न देख लो, घूम फिर कर उच्चारण स्थान वाले आ रहे हैं, घोष अघोष वाले आ रहे हैं, अल्पप्राण महाप्राण वाले आ रहे हैं, या इनकी संख्या पूछी जाती है, या फिर वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है, ये प्रश्न आ रहे बार बार, आपको पता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखो इस वीडियो का। निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण बताने में, सघोष अल्पप्राण, अब 2 चीज पूछी गई है यहाँ पर, एक तो सघोष और अल्पप्राण, कौन सा वर्ण है इन चारों में से जो सघोष भी है और अल्पप्राण भी है? तो देखो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है, और सघोष में कौन सा आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार तीसरा और पांचवा हो सकता है। वर्ग का क वर्ग का पहला है, त वर्ग का तीसरा है, तो ये तीसरा और पांचवा हो सकता है, मैंने बोला था, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। छ और ग दूसरा होता है छ तो, और ये घ चौथा होता है अपने वर्ग का जो भी है। निम्न क्रमांक में ईश्वर का एक मिनट, ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो ईश्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मैंने बताया था इचुसे नाम तालव्य, तो तालु से होता है ईश्वर का। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये र ल व, तो ये र ल व, ये र ल, 2 ही दिए हैं यहाँ पर, तो ये दोनों हो जाएंगे, इसका ऑप्शन बी। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्ष होता है इनमें। बाकी आप जानते हो ये दंते हैं और ये मूर्धन्य हैं। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? देखो प और फ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ हैं, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो सघोष महाप्राण और काकल्य। देखो सघोष में कौन सा होता है पहले देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये र ल व ह और सभी स्वर, तो ये र ल व ह तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो यहाँ पर क पहला वर्ण है, च छ ये दूसरा वर्ण है, ये र ल व ह, तो देखो ल तो सघोष है। देखते हैं आगे ये क्यों इसका उत्तर नहीं है। महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा, चौथा, और स स स ह, तो देखो ल महाप्राण में आता ही नहीं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सघोष नहीं है और ये भी सघोष नहीं है, तो इस प्रकार बचा है कौन सा? ह। अब ह महाप्राण में आता है और सघोष में भी आता है। स श स ह ये तो होते हैं महाप्राण, जबकि ये र ल व ह ये होता है सघोष। और काकल्य ध्वनि मैंने बताया था आपको, ह को काकल्य ध्वनि भी मानते हैं और कंठ भी मानते हैं। एनसीईआरटी ने काकल्य ध्वनि ही माना है, इसे काकल्य व्यंजन ही माना है।
तो इस प्रकार हमें ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है प्रश्न में क्या आता है जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, कौन कौन से? इसने बता दिए स्वर कंपन के आधार पर कितने वर्ग बनते हैं, 2। तो वो बनते हैं देखो घोष अघोष, या इसी को बोलते हैं अघोष सघोष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अघोष सघोष। यही स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 वर्गीकरण होते हैं, सघोष अघोष। अल्पप्राण महाप्राण ये प्राणवायु के आधार पर हैं। स्पर्शी व्यंजन आप जानते हो, अंतस्थ य ल व, उष्म और स्पर्शी आप जानते हो, और उष्म कौन से होते हैं, श श श ह। किस क्रम में विवृत संवर है? विवृत संवर बता रहे थे मैंने आपको, अच्छे से पता है ना आपको विवृत क्या होते हैं, अर्धविवृत क्या होता है, संवृत क्या होता है। विवृत स्वर में आता है ओनली आ, जो कि एकमात्र स्वर है विवृत स्वर, और आ कौन से ऑप्शन में, अपने डी में। ई कौन सा में आता है, तो ई आता है अपने संवृत में। और ए कौन से में आता है, तो ए आता है अपने अर्ध संवृत में। और ऊ कौन से में आता है, ऊ आता है अपने संवृत में। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन जिनको अपन बगलीय व्यंजन भी बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कोई, और वो वर्ण है ल। ल को बोलने पर अपने दोनों जीवा के दोनों बगलों से, साइडों से हवा बाहर निकलती है, ल बोल के देखना आप। तो इसका सी। किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि? देखो प्रश्न में अल्पप्राण प्राण ये आ रहे हैं ना बार बार, अल्पप्राण ध्वनि बतानी है। अल्पप्राण ध्वनि में कौन से होते हैं, पहले तीसरा पांचवा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ये र ल व ह, सॉरी ह नहीं होता इसमें, अल्पप्राण में ये र ल व और सभी स्वर। तो स्वर तो यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, पहला तीसरा देखते हैं और ये र ल व में से देखते हैं। तो देखो फ और ध, ये तो दूसरा चौथा है, ठ दूसरा है, ब भी चौथा है, जो भी वर्ग का है। क ल, क पहला है इसलिए अल्पप्राण भी है, और ये र ल व में से ल ये भी अल्पप्राण है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ख चौथा है, सॉरी दूसरा है, और ढ चौथा है, तो इसका सही आंसर सी। निम्न में ये के संदर्भ में सही कथन बताना है। अब देखो ये का चार प्रकार से दिया हुआ है। अंतस्थ व्यंजन में आता है, बिल्कुल सही है। तालव्य में इचुस्या नाम, तो ये इसमें तालव्य में भी आता है। सघोष में आता है क्या, ये र ल व ह, बिल्कुल है। अल्पप्राण में आता है ये र ल व, अल्पप्राण में भी आता है। इसका पहला आंसर ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अंतस्थ भी हैं ये, तालव्य भी हैं, सघोष भी हैं और अल्पप्राण भी हैं। बाकी पे चर्चा करने से कोई फायदा ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या बतानी है। तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या होती है भैया अपने 12, दूसरा चौथा वर्ण और श श श ह। तो दूसरा चौथे 5 वर्ग है ना, तो दूसरा और चौथा तो 2 वर्ण ही हुए, 5 × 2 10। इसी प्रकार स स श ह 10 और 4 14, सॉरी हाँ 14, मैंने 12 बोल दिया गलती से, 14 होती है। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से काकल्य ध्वनि है, काकल्य ध्वनि ह को बोलते हैं, बताइए आपको। संयुक्त व्यंजन देखो श श श, एक बार इन पर चर्चा करते हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। ये श तो होता है अपने तालव्य स, इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं दंत्य स, ध्यान रखना। संयुक्त व्यंजन क्ष का सही रचना है तो बता चुका मैं, ये क और स इसका सही है। ये वाला स नहीं आता, ये वाला स नहीं आता, और क और तो मिलकर तो क बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जीवा क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर बताना है। अपन ने 3 भाग देखे थे इसके, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जीवा जो मध्य में छूती हैं वो होता है अ को जीवा अ बोल के देखना, जीवा का मध्य भाग छूता है इस। और आ कौन से में आता है, पश्च भाग में आता है। पश्च भाग में कौन कौन से आते हैं, आ उ ओ औ। और अग्र में आता है ई ए ऐ। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन ये र ल व बोला ही था मैंने, अंतस्थ तो ये रे और स स स, इनको बोलते हैं ऊष्म। क्या बोलते हैं इनको, ऊष्म व्यंजन। छ छ ज झ ये अपने स्पर्शी भी होते हैं और स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं इनको। प फ ब भ ओष्ठ्य होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, देखो मैंने बताया था उत्क्षिप्त व्यंजन। पार्श्विक ये तो बगलीय को बोलते हैं। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन आप जानते ही हो, अभी मैंने बताया था ये रे। ताड़नजात या प्रकंपित, प्रकंपित बोलते हैं लुंठित, जिसको र ये र है ना, इसको बोलते हैं प्रकंपित। इसमें क्या होता है, अपनी जीभ लुढ़कने लगती है और इनको प्रकंपित कंपन पैदा होता है, र बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़नजात। ताड़नजात बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों को। ताड़नजात क्यों बोलते हैं, उत्क्षिप्त वर्णों को ताड़नजात क्यों बोलते हैं, इसका भी तो कोई कारण होगा। उत्क्षिप्त वर्णों को ताड़नजात इसलिए बोलते हैं, जब भी हम इनको बोलते हैं ना तो जीभ के उसे तार जैसे झंकृत होता है ना, वैसे होती हैं। जिन जीभ ऊपर जाकर झटके से नीचे आती है, ढ ढ बोलते हैं ना, ढ ढ। तो इसमें क्या होता है, कंपन सा भी होता है और झटके से जीभ नीचे आती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी।
जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राएं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, 3 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, जगह प्लुत स्वर बोलते हैं उसको, बताया था मैंने। ट्रक का सही वर्ण विच्छेद है, अच्छा प्रश्न है, देखो वर्ण विश्लेषण में आता है ये। तो ट्र इसमें आएगा ट हलंत, उसके बाद र हलंत, इसके बाद में अ और उसके बाद में क भी हलंत और फिर अ। तो ऐसा अपने को कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ट र अ क अ, पहले ऑप्शन में मिल रहा है अपने को। इसमें क्यों नहीं है ट अ र क अ? तो देखो इसमें इसलिए नहीं है, ट और अ मिलते ही तो ट पूरा हो गया, और यहाँ पर ट क्या है? आधा है, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर भी ट और मिलते हैं, ट पूरा हो गया इसलिए आधा है, इसलिए टक करिए तो पता नहीं क्या बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। स्वर तंत्री में नाद के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखो स्वर तंत्री में नाद का मतलब होता है आवाज़, और स्वर तंत्री में नाद के आधार पर वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? घोष, अघोष, पहले अपन देख ही चुके। देवनागरी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने हैं? 52, बता चुका मैं आपको। अगर आपसे मानक वर्ण पूछ लिए जाए तो 56 होते हैं, मानक वर्ण 56। वो कौन कौन से? 52 तो ये ही, इनके अलावा आगत ध्वनियाँ भी होती हैं, जैसे एक तो ये ओ, तो इस प्रकार 52 और 1 53, और एनसीईआरटी ने 3 माने ख ज फ, तो ये 53 से 54 55 56, इस प्रकार के ये नुक्ता लगा हुआ है इनके, आगत ध्वनियाँ है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो इसमें व्यंजन कौन से पूछ रहे? आगत ध्वनियाँ कितनी होती हैं? वैसे तो 6 होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग आगत ध्वनियाँ 4 ही मानी जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो मैं बता दूं आपको, आगत ध्वनियों में भी बताया था मैंने, औ ये तो आगत स्वर होता है, सॉरी यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं होता है, ओनली ये चंद्र ही होता है। और आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख, इनके यहाँ नुक्ता लगा लेना, ग ज फ, ये होते हैं अपनी आगत व्यंजन। तो 5 तो आगत व्यंजन होते हैं और 1 आगत स्वर होता है, इस प्रकार कुल 6 हो गए आगत वर्ण। लेकिन एनसीईआरटी ने कितने माने? 3 ही माने आगत व्यंजन। कौन कौन से? वो माने ख ज और फ। एनसीईआरटी ने पहला और क और ग को आगत ध्वनियाँ या आगत व्यंजन नहीं माना है। तो इस प्रकार से अगर एनसीईआरटी की तरफ से माना जाए इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 आगत व्यंजन हैं। और अगर इसमें 3 नहीं होता तो 5 इसका सही मान लेते। 5 होते हैं वैसे तो, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 ही माने हैं, ख ज फ। और आगत व्यंजन पूछा है, आगत स्वर तो पूछा ही नहीं है, वरना 4 हो जाते आगत वर्ण पूछते तो, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया होगा प्रश्न? कौन सा स्वर स जातीय संवर्ण नहीं है? तो स जातीय संवर्ण नहीं है, बाकी 3 में तो हैं अ आ। स जाती हैं, एक ही जाति के हैं ना, दिख रहे हैं ना, अ ई ये भी हैं, ओ भी हैं, ए और ओ ये अलग अलग जाति के हैं। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर में बता चुका आपको, संयुक्त स्वर में आते हैं, कौन से आते हैं? उ, सॉरी ए ऐ ओ औ, ये आते हैं ना संयुक्त स्वर में। तो उ संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण नहीं है, ऐसा कौन सा है? देखो घोष में बता ही चुका आपको, तो घोष बोल दो, ऐसा घोष बोल दो, तीसरा चौथा पांचवा। तो देखो च पहला है, ज तीसरा है, ये इसका तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों तो हैं। ज झ ये तो हैं, और च नहीं है, इसका हमसे नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी बता ही चुका, च छ ज झ, तो ये 4 होते हैं, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का स्पर्श तालु से नहीं होता है? तो 3 व्यंजन तो ऐसे हैं जिसका जीभ का स्पर्श तालु से होता है। तो इचु शयानम, बार बार इस ट्रिक को काम में लो, इचु च वर्ग में आते हैं, च शयानम ये और स, तो ये तीनों तो हैं, अपन से नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, घ नहीं है स्पर्श तालु से। इस प्रकार हमने ये प्रश्न देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखे हैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न। ये मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो को बार बार देखिए, प्रश्न घूम फिर कर यही आते हैं। और एक प्रश्न जो कल छोड़ा था कमेंट बॉक्स में, आपको इसका उत्तर देना था, कल का प्रश्न है जो, इसका उत्तर बताता हूँ मैं आज। देखो, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न को अच्छे से समझना है। जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहलाते हैं, सत्य कथन है बिल्कुल। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण ये र ल व एवं सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी, यही होगा ना? नहीं, प्रश्न को समझो, असत्य कथन। और ये दोनों तो कौन से कथन है? सत्य कथन। और वहाँ पर कौन सा पूछ रहे हैं? असत्य कथन। तो इसका कौन सा होगा? न तो
एक नहीं दो, क्योंकि दोनों तो क्या हैं, सत्य, और प्रश्न में क्या पूछा जाता है, असत्य। तो जो प्रश्न में पूछा है उसी के साथ अनुसार अपने को उत्तर देना है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, किसी ने 1 और 2 लगाया होगा, इसका सही आंसर होगा न तो 1 और न 2। तो इस प्रकार हमने वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी के जो वीडियो हैं उनको भी देखिए, जिसने भी नहीं देखे हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और आइए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।